चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने कल इतिहास पाठ संख्या 11 प्रारंभ किया था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था 1857 एक पुनरावलोकन। मतलब 1857 का जो वर्ष है, इस वर्ष में अनेक सारी घटनाएं घटी, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घटना घटी उसका नाम है सिपाही विद्रोह। क्योंकि सिपाही विद्रोह के बारे में हम लोगों ने इससे पहले भी चर्चा किया था, इससे पहले भी क्या किया था, पढ़ा था। दूसरी बार इस टॉपिक को हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया पुनरावलोकन। मतलब पुनः अवलोकन करना या पुनः क्या करना, देखना। तो आइए शुरू करते हैं। कल हमने सिपाही विद्रोह के प्रमुख कारणों के बारे में चर्चा किया था कि 1857 के सिपाही विद्रोह के कारण क्या थे। तो हमने इनके सारे कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण और तात्कालिक कारण के बारे में जाना था। हमने ये बताया था कि सिपाही विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी वाला कारतूस, क्योंकि सिपाहियों को ब्राउन बैश बंदूक के स्थान पर, माने ब्राउन बैश के जगह पर एनफील्ड नामक राइफल देने की बात की गई, जिसमें कारतूस लगाने से पहले कारतूस लगाने के लिए उसको दांत से छीलना पड़ता था, क्योंकि उसमें जो ग्रीस लगा था, कागज के समान पतला था। सैनिकों में अफवाह फैल गई कि यह गाय और शुअर की चर्बी का क्या है, लेप है। तो हिंदू और मुसलमानों ने इसको अपने धर्म के विरुद्ध समझा और एनफील्ड राइफल को लेने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इस एनफील्ड राइफल का सबसे पहला विरोध कलकत्ता में दमदम के सिपाहियों ने किया था। उसके बाद मंगल पांडे जो बैरकपुर छावनी के सिपाही थे, 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे, उन्होंने विरोध किया। इसका परिणाम क्या हुआ कि मंगल पांडे के विरोध के कारण उसके मेजर हुसैन ने जब दबाव डाला कि नहीं, आपको बंदूक क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ा, तो मंगल पांडे ने अपने सर्जेंट मेजर हुसैन को क्या कर दिया, गोली मार दिया। बहुत सारे सैनिकों को जेल में डाल दिया गया और मंगल पांडे पर कोर्ट मार्शल के तहत मुकदमा चलाया गया। सैनिकों की अदालत को हम कोर्ट मार्शल के नाम से जानते हैं। उस कोर्ट मार्शल में मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी गई। जैसे ही मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाने की खबर मिली, तो सैनिकों ने टारगेट ले लिया कि हम लोग 31 मई को विद्रोह जरूर शुरू कर देंगे। तब तक हम लोग बीच में क्या करें, तैयारी करें। लेकिन कोर्ट मार्शल ने आनन फानन में 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को क्या दे दिया, फांसी दे दिया। और जैसे ही मंगल पांडे को फांसी मिली, सैनिकों में आक्रोश की भावना क्या हो गई, फैल गई। और 31 मई को प्रारंभ होने वाला विद्रोह 10 मई 1857 दिन रविवार को ही प्रारंभ हो गया। 10 मई तो मैं बोला हूं। टारगेट था कि 31 मई को खत्म करना। जैसे मेरा टारगेट है कि हमारा जो टॉपिक है इतिहास का, इसको पूरे मार्च भर में एंड कर लेना है। क्या अप्रैल में हम लोग क्या होगा कि पॉलिटिकल साइंस शुरू करेंगे। एक टारगेट है, हो सकता है 2 दिन पहले हो जाए, 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन एक टारगेट लेके चला हूं ना मैं। तो सिपाहियों का टारगेट था कि हम लोग क्या करेंगे कि 31 मई को हम विद्रोह क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। और 31 मई को विद्रोह प्रारंभ करने के लिए सभी लोग, मतलब सभी सिपाही, जो सिपाही जहां के थे, बड़ी विश्वास के साथ तैयारी करना शुरू कर दिया। लेकिन हमने कहा मंगल पांडे को ऐन मौका पर फांसी दे दी गई। सैनिकों को बर्दाश्त नहीं हुआ, राष्ट्रवादियों को इच्छा के विरुद्ध हो गया। उन्होंने 31 मई का दिन बर्दाश्त मैंने देखा नहीं। 21 दिन पहले 10 मई को ही विद्रोह क्या कर दिया, शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। अब बात चलते हैं। तो सिपाही विद्रोह के कारण तो जान लिए, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कारण जान लिए, लेकिन प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह में हम क्या हुए। तो पहले बात बता दें, सिपाही विद्रोह हम असफल हो गए। क्या हो गए, मतलब हम लोग क्या हो गए, हार गए। असफल होना मतलब क्या होना, हार जाना। तो सिपाही विद्रोह में भारत के लोग हार क्यों गए। देखिए, सफलता
और असफलता में एक वर्ण का डिफरेंस है। देख लो यहां पर, यहां मैंने लिखा सफलता, इसमें अवर्ण का डिफरेंस है। सफलता में से अ जोड़ दो तो असफलता हो जाएगा। मतलब सफल होने के लिए जो अपने काम का उसमें कुछ विशेष और काम कर लिया। एक बात बार बार बोलता हूं, तो विश्वास लेके आपको चलना पड़ेगा। मैं हिटलर नहीं हूं, न हिटलर की नीति अब चलेगी कि हिटलर ने सारे संविधान वगैरह को जलवा दिया, संसद को भंग करवा दिया, एक राष्ट्र एक नेता के सिद्धांत को फॉलो किया और कहा कि आज्ञा मानो, विश्वास करो, आज्ञा मानो, युद्ध करो। तब तक हिटलर चांसलर बना जर्मनी का, सेना के रूप में जिसने जीवन की शुरुआत किया था जर्मनी का, क्या बना? चांसलर बना। उसका नाम ही रियल में उडोल्फ हिटलर था। हाँ, तो प्रश्न है कि सफलता कितने शब्द के हैं? वर्ण के हैं? 4 वर्ण के हैं। और असफलता मतलब आप सफलता के रास्ते पे जा रहे थे, लेकिन एक काम आपने ज्यादा कर लिया जो आपको करना नहीं चाहिए, इसलिए आप क्या हो गए? असफल हो गए। गलत की सही? तो प्रश्न यदि सफल होना है तो आप जो लक्ष्य बना लेते हो, मान लेते हो, उस लक्ष्य से ज्यादा आगे, यहां बैठो ना तुम, आगे पीछे काम या बैठ जाओ, आगे पीछे मत करो। नहीं, आप नॉलेज पूरा लो, लेकिन जब परीक्षा का समय आए तो फोकस उसी पर करना है जहां से प्रश्न पूछा जाता है। उसको बार बार क्या करना है? अभ्यास करना है, पुनः अवलोकन करना है। 10 कोचिंग के गेस को 10 बार देखने से अच्छा है कि एक ही कोचिंग के गेस को 10 बार देखो। रटना तो चीजें नहीं है, रटकर कोई सफल नहीं होता है, समझकर सफल होता है। आज समझना कैसे है? क्लास में जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको जाके घरे पढ़ना है, जो मैं लिखा दिया उसको बार बार अवलोकन करना, दोहराना है, रटना नहीं है। टारगेट लेके चलो कि आज एक बार पढ़े फिर दोबारा पढ़े। किसी टॉपिक को यदि आप 10 से 11 बार दोहरा लेते हो तो वह तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है। खैर साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको चर्चा करूंगा। स्मृति चिन्ह क्या होता है बताऊंगा मैं आपको। हार गए, हारने के पीछे कारण क्या था? तो हमने कहा ना, सफलता और असफलता में एक वर्ण ज्यादा होता है। तो असफलता का पहला कारण था योग्य नेतृत्व का अभाव। ऐसे एक बार जानते कि नहीं, ब्याल बच्चा ओकरे बिगड़ता है जेकर बाबूजी तैया सा कमजोर होते हैं, थोड़ा सा पकड़ उनकी अपने बच्चों पर स्ट्रांग नहीं होती है। ये तो बेटा की क्या मजाल है क्यों बिगड़ जाए। आज से 40-30 वर्ष पहले चलो, उम्र 50 साल हो गया, थोड़ा गड़बड़ी किया, निकाला खाना पैर में से लगा 2-4 खाना दिया, टन मिजाज हो गया। अब तो चप्पलों कमजोर न हो गया है। रबर वाला चोटे नहीं लगता है, तो लकड़ी वाला खाओ, कटकट बजता तो मारा 2-4 टन मिजाज हो गया। बिगड़ने का चांस नहीं है। नहीं, हाँ, तो बिगड़ने के पीछे ही करने की अंकुश थोड़ा सा क्या हो गया है। जब विशाल हाथी जो इंसान से कम 1000 गुना ज्यादा वजन का होगा, छोटा सा एक अंकुश से आंकुश का कंट्रोल किया जा सकता है। योग्य नेतृत्व। युद्ध सफल होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास आप फेल हो तभी आप युद्ध जीतिएगा। अरे हमारा अभिनंदन तो मारुति 800 से BMW को ठोके चलाया। अगर उसे BMW दिया गया होता तो लाहौर को जीत के चलाता हूँ, इस्लामाबाद को भी लेके चला तो इराक गिरा देता हूँ अकेला। गलती नहीं बोल रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है कि नेतृत्व आपका अच्छी होनी चाहिए। हथियार से लड़ाई नहीं जीता जाता है। एक अच्छा नेता, और सिपाही विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे तो 86-7 ईयर के हो गए थे, बुजुर्ग हो गए थे। उनके खून में वह गर्मी नहीं थी, तलवार उठाने की उनकी क्षमता नहीं थी। उनका सेनापति बख्त खान था जो थोड़ा संभाल रहा था। लेकिन योग्य नेतृत्व, जैसा नेता चाहिए सिपाही विद्रोह के समय, बहादुर शाह जफर वैसा नहीं निकले। शायद लोग मजबूरी में माना, क्योंकि मुगल बादशाह में लोगों का विश्वास था, भरोसा था। शायद उस समय अगर बिहार के बाबू वीर कुंवर सिंह दिल्ली के शासक होते
तो अंग्रेज 1857 में ही चल जाते, मेरा विश्वास है। क्योंकि लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने कि 80 वर्ष की उम्र में जागा जोश पुराना था। इनका तो एक हाथ में गोली लग गई, अपने हाथ को ही अपने तलवार से काट दिया, बांध लिया कपड़ा, एक हाथ से लड़ते चलाए, अपने घर तक पहुंच गया। बात बुझ गए? कहानी सही है, गलत नहीं है। तो योग्य नेतृत्व के अभाव के कारण हम विद्रोह में क्या हो गए? हार गए। दूसरा, समय से पूर्व। समय से पूर्व माने पहले। हमने कहा विद्रोह का तारीख पहले क्या था? 31 मई, लेकिन हो कब गया? 10 मई को हो गया। बार बार पूछा गया प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ में आपसे पूछा जाता है। इस बार भी कहता 10 मई को हुआ। विद्रोह की तारीख सैनिकों ने कब तय किया? वो कब गया? भाई जो टारगेट लिया था उस टारगेट से क्या हो गया? पहले हो गया हमारा विद्रोह। जो विद्रोह के भारतीयों की असफलता का क्या बना? कारण बना। तीसरा, देशी राजाओं का सहयोग। देशी राजाओं का असहयोग। घर के भेदी लंका ढाई। जब तुम्हारे घर में ही अनेक सारे विभीषण बैठे हो तो बाहरी लोगों की क्या जरूरत है? उस समय भारत के कुछ ऐसे राजा थे, जैसे राजस्थान में, मैसूर, महाराष्ट्र, पूर्वी बंगाल, हैदराबाद, गुजरात, यहां के शासकों की सबसे बड़ी अच्छाई थी, कमेंट के रूप में बोल रहा हूं, कि अपने राज्य में विद्रोह को फैलने नहीं दिया। चेतावनी दे दिया कि अगर तुम सब विद्रोह में कहीं साथ दे दिया तो मारते मारते राज्य से भगा देंगे, हुक्का पानी बंद कर देंगे, कुर्की जब्त कर देंगे, सारा प्रॉपर्टी छीन लेंगे। राजतंत्र था, लोग डरता था। मतलब ये जो ऐसे देशद्रोही राज्य थे भारत के लिए, अभी संसद बैठ के अपने आप को कहते हैं राष्ट्रभक्त हैं, इनको तो निकाल के भगा देना चाहिए संसद से। अगर सिपाही विद्रोह के समय इन सबके बाप दादा निमन रहता तो उस समय ही देश अंग्रेज भाग गया रहता। उन राज्यों में था राजस्थान, मैसूर, महाराष्ट्र, पूर्वी बंगाल, हैदराबाद, गुजरात। इन लोगों ने न भारतीय सिपाही को साथ दिया न अंग्रेजों को साथ दिया, मतलब फैलने ही नहीं दिया। नहीं, इसके बाद वाला मैं बता रहा हूं। कुछ ऐसे थे ये असहयोग की नीति अपनाई, और कुछ ऐसे राज्य थे जैसे हैदराबाद, ग्वालियर, पटियाला, पंजाब हरियाणा में पड़ता है, जिंद, नेपाल, इन्होंने विद्रोह के समय अंग्रेजों का साथ दिया। मतलब ये हुआ कि भारत के उस समय कुछ ऐसे ऐसे राजा महाराजा थे, देशी रियासत थे, जो अपने यहां विद्रोह को फैलने नहीं दिया, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। भला विद्रोह सफल कैसे हो पाएंगे हम लोग? चौथा कारण था विद्रोह का सीमित क्षेत्र। विद्रोह का सीमित क्षेत्र। आपको बता दें यह विद्रोह केवल बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा और कुछ झारखंड के इलाकों में, हाँ दिल्ली तो केंद्र था, वो तो होगा ही, तो यही जगह फैला। अगर संपूर्ण भारत में यह विद्रोह फैल जाता तो शायद अंग्रेजों को संभाल पाना सक्षम नहीं था। वो सब कहां कहां लड़ेगा, उतना उसके पास सेना ही नहीं था। मतलब सिपाही विद्रोह जो हुआ सीमित क्षेत्र में हो गया, न उत्तर भारत में हुआ न दक्षिण भारत में हुआ, बीच भारत के कुछ जो मध्य भारत के जो कुछ राज्य थे, जैसे आपने मैंने कहा दिल्ली, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, इस राज्य के जो रियासतें थी, आंदोलनकारी थे, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। अगर संपूर्ण भारत के इसमें हिस्सा लिए होते तो शायद अंग्रेजों को विद्रोह को दबा पाना संभव नहीं था और हम क्या होते? जीत जाते। पांचवा कहता है गोरखा। गोरखा व सिख सैनिक। गोरखे पढ़ाना जाएगा द्वारा अंग्रेजों का मदद।
ये जो पहाड़ पर होते हैं बड़ा छोट तो होते हैं कद के, लेकिन लड़ाकू बहुत जबरदस्त होते हैं, बड़ा वीर होते हैं। कद छोटा होता है लेकिन बलिष्ठ होते हैं, बलवान होते हैं। तो ये गोरखा जो थे, पहाड़ी कह सकते हैं, सिख जो कट्टर अपने आप को राष्ट्रवादी आज कहता है कि सिख का जब तलवार निकलता है तो बिना खून का स्वाद लिए अंदर फिर म्यान में घुसता ही नहीं है। ये सारे सैनिक विद्रोह के समय किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का मदद किया था। अगर ऐसे बहादुर सिपाही भारतीय क्रांतिकारियों का साथ दिया रहता तो शायद सक्षम था कि सिपाही विद्रोह में हम लोग क्या हो गए रहते, सफल हो गए रहते। इसके अलावे अनेक वर्गों की उदासीनता, अनेक वर्गों की उदासीनता। जैसे महाभारत की लड़ाई हुआ तो एक बात मैं बताया हूं, कौरव और पांडव लड़े, लेकिन एक व्यक्ति था ना जो कौरव के पक्ष में था ना पांडव के पक्ष में था, वह था विदुर। तटस्थ था, उदासीन था। ट्रेन में 72 सीट होता है, एक बोगी में 2 आता है, सबको छान छान के ले चल जाता है। जिसको पर छीनता है वो चुपचाप अपना सामान को छिनवाते रहता डर के भय से। अब बाकी लोग वहां उदासीन बैठे रहते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। सोचता है कि हम इसके पक्ष बोलेंगे तो बाद में हमरो पीटेगा। गलत कि सही? तो प्रश्न है कि विद्रोह के समय अनेक सारे लोग, खास करके कुछ शिक्षित वर्ग के लोग थे जो टेंशन में आ गए कि इस विद्रोह का परिणाम क्या होगा, अंग्रेज जीतेगा या भारतीय क्रांतिकारी जीतेगा। अगर क्रांतिकारी जीत गया तो गुड, देश में विकास की बात होगी, लेकिन कहीं अंग्रेज जीत गया तो क्या होगा, तो हम लोगों की दुर्दशा और खराब हो जाएगी। एकाएक जो विद्रोह हो गया, इन लोगों को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला, न्यूट्रल हो गया। अगर सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी और सारे कवि होते और ऐसे राष्ट्रवादी कविता लिख दिया होता तो कई बार गाना सुनकर भी, कविता सुनकर भी हमारे मन में जोश, जुनून, जज्बा पैदा होता है। जैसे गोपाल सिंह नेपाली ने आजादी के समय लिखा था कि 40 करोड़ों को हिमालय ने पुकारा। सिपाही विद्रोह, ये सॉरी भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, लोगों में उत्साह कम हो रही थी कि क्योंकि जैसे ही सिपाही विद्रोह शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर अभियान चलाया और ऑपरेशन जीरो आवर अभियान के तहत सारे प्रमुख नेता को पकड़ कर जेल में डाल दिया। भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। हाँ, सबको बड़े नेता को पकड़ के जेल में डाल दिया। अरे क्या कहते, बिहार बिहार है, यूं ही हमारे बिहार का नाम नहीं है। अरे जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में बंद, चार दीवारी फाड़ के निकल गए, चल गए नेपाल के सत्यमंगलम, राजमंगलम के जंगल में चल गया। आजाद रास्ता का वहां गठन किया, वहीं से नेतृत्व किया था। यहाँ रहेंगे तब न पकड़ेगा। अरुणाचल अली जैसे हिम्मतगर महिला लोग अंडरग्राउंड होकर रेडियो से आंदोलनकारियों का नेतृत्व किया। उस समय गोपाल सिंह नेपाली ने कविता लिखी थी कि 40 करोड़ों को हिमालय ने पुकारा, कि देश की आबादी उस समय 40 करोड़ थी। हिमालय अपनी आजादी के लिए दहाड़ रही है कि हे भारत के 40 करोड़ के निवासी, तुम आओ, हमें अंग्रेजों के दास्ता से क्या करो। तो अगर शिक्षित वर्ग, जो विद्वान, समाज को दिशा देने वाले वर्ग होते हैं, अगर यहाँ न्यूट्रल नहीं हुए रहते, कुछ लोग विद्वान कहते हैं, तो शायद यहाँ सफलता संभव थी। उसके बाद कैनिंग की उदारता क्या है? कैनिंग की उदारता मैंने कहा था कल कि सिपाही विद्रोह के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, और हमने कहा था कि गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत के व्यापार संबंधी नीतियों का निर्धारण करते थे। गलती की सही? ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे बड़े पदाधिकारी थे भारत में। ये बड़ा उदार था। इसने देखा कि विद्रोह को दबाना है तो हमें एक काम करना होगा। काम क्या करना होगा? जैसे मान लिया सुदामा किसी रियासत का राजा था, यार तुम क्यों विरोध कर रहा है, तो हमारा जमीन छीन लिया 20 बीघा, अच्छा थोड़ा लौटा देंगे तो हम साइड हो जाएंगे। 1 by 1 को बुलाया, 1 by 1 से क्या हुआ, मिला और देखा कि
एकाएक तो सब हटेगा नहीं, लेकिन एक एक करके उसके अभिलाषा को पूरा कर दिया जाए, इच्छा को पूरा कर दिया जाए, या उसके बात को मान लिया जाए तो साइड होना शुरू हो जाएगा, तो धीरे धीरे क्रांतिकारियों की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और जैसे ही क्रांतिकारी की संख्या घटेगी तो क्रांति का क्षेत्र सिकुड़ना, सीमित होना शुरू हो जाएगा और आंदोलन हम क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएगा। तो कैनिंग बड़ा उदार था, व्यक्तिगत रूप से जाके देशी रियासतों से मिलता था, उसकी समस्या को जानता था, और समस्या को जानकर उसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किससे भी ऐसा करने का प्रयास किया, लेकिन वो कहा कि काम चले वाला नहीं है, हम तो अंग्रेज मुक्त इंडिया चाहते हैं, मर जाएंगे लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। कहने की उदारता, इसके अलावा वैचारिक एकता का अभाव, और हम ले सकते हैं हारने का कारण था कि वैचारिक एकता का अभाव। मालूम है भाई भाई में विवाद क्यों होता है, क्योंकि विचार नहीं मिलते। आजादी के समय यही बात था, अंग्रेज इसलिए राज किया, अगर सबका विचार एक होता क्या होता, अंग्रेज मुक्त इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जो नारा गांधी ने 1942 में दिया, अगर वह नारा 1857 के सिपाही विद्रोह के समय होता तो शायद हमारा भारत 90 साल और पहले आजाद हो गया रहता। लेकिन यहाँ क्या था, जिसका पेंशन बंद हो गया था वो पेंशन प्राप्त करने के लिए लड़ रहा था, जिसका जमींदारी छीना गया था वो अपने जमींदारी को प्राप्त करने के लिए लड़ रहे थे, जो दत्तक पुत्र ले लिया था, कई लोग थे, सभी रियासत का अलग अलग उद्देश्य था कि हमारा उत्तराधिकारी फलाना को मान लेगा तो हम लड़ाई न लड़ेंगे, वो कहा कि हमारी जमीन लौटा देगा तो हम लड़ाई को क्या करेंगे, लड़ेंगे। कोई कहा कि हमको पेंशन लौटा देगा नाना साहब तो हम लड़ाई को क्या करेंगे, नहीं लड़ेंगे। सब लोग स्वार्थ से ऊपर आ जाते। शायद देश, अपने देश का विकास क्यों नहीं हो रहा है, खास करके उत्तर भारत और दक्षिण भारत में लेके चलो, देश एक है लेकिन दक्षिण भारत में डेवलपमेंट ज्यादा है और अपने यहाँ कम है। इसके पीछे रीजन क्या है मालूम है, कि जो सत्ता में आता है पहले अपने स्वार्थ को सिद्ध करता है, और हमारे पास आया, हम देखे थोड़ा बोलने वाले हैं तो हमारा बात को कुछ हमको खिला पिला दिया तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। सड़क बने, हमारा जगह नीमन रोड बना देला, अरे समझना चाहिए, तुम्हारे दरवाजे के सामने नीमन सड़क बन गया और तुम्हारे पहले सब खराब है तो तुम तो खराब कैसे गुजरबे करेगा, गलत कि सही। तो वैचारिक एकता न है उत्तर भारत के लोगों में, इसलिए यहाँ हर चीज की समस्या है। और आपको पता है कि माननीय श्रीमान लालू प्रसाद यादव जब बिहार के रेल मंत्री थे तो 72 के जगह पर 81 को सीट कर दिए थे, पता है कि नहीं। जो सत्ता में होता है उसका केवल विरोध होता है, 81 को कर दिए थे। इससे रेल का राजस्व बढ़ेगा, थोड़ा सा जो भीड़ भाड़ की समस्या होती है सीट बढ़ जाएगा, तो कम से कम 9 तो बढ़ा सीट, रेल का सीट बढ़ा दिए थे। दक्षिण भारत में भी बात चली, लोग कहा कि रेले न चलने देंगे, हमको माल जाल मवेशी है कि ठूस देगा 72 की जगह 81 को। वेटिंग टिकट केवल उत्तर भारत में बिकता है, दक्षिण भारत में नहीं बिकता है, ये बात जान लो। नहीं पता व्यक्ति को दे दीजिए ना, अरे जब पैसा पूरा देंगे तो खरे खरे क्यों जाएंगे, नहीं सीट हमको चाहिए, वहां वेटिंग कोई नहीं लेता है। गलती है कि सही है। इस कुछ कहानियां जान लो कि दक्षिण भारत के लोग वेटिंग अपने यहाँ पटना जाने के लिए देगा 100 रुपया और बस पर खड़े खड़े चल जाएगा, नहीं सीट पैसा सीट देना पड़ेगा, तो चढ़वे नहीं करेगा, यहाँ जबरदस्ती खड़े होकर चलेगा ना, ऐसा करते हैं ना। तो वैचारिक एकता का क्या था, अभाव था, इस लड़ाई में क्या हो गए, हार गए। और अगला बात, भारतीयों के तुलना में अंग्रेजों के पास योग्य सेनापति था। सेना का नेतृत्व करने वाला अंग्रेज का था कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का कौन था, हाँ नहीं, बहादुर शाह जफर। याद रखिएगा, एक प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सिपाही विद्रोह के समय अंग्रेजों का गवर्नर कौन था और मुगल बादशाह कौन था,
बहादुर शाह ये योग्य नहीं थे, क्योंकि सैन्य क्षमता का इसमें अभाव था। ये तो अंग्रेजों के पेंशन भोगी पहले से ही थे। अगर योग्य होते तो लॉर्ड कैनिंग के दादा का मजाल नहीं था कि आदेश जारी कर देता कि बहादुर शाह जफर के वंशजों को लाल किला खाली कर देना पड़ेगा, राज हमारी हुकूमत तुम्हारा कहां से जाएगा। सब लायक नहीं थे। लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा कर दिया था कि बहादुर शाह जफर के मर जाने के बाद आपके वंशज को लाल किला में हम क्या करेंगे, नहीं रहने देंगे। माने हमरे घर से निकाल देगा। अगर योग्य होते तो उसी समय अटैक करवा देते। तो बोला ऐसा कहे जी, पकड़ के जेल में बंद करो डलहौजी को। औरंगजेब के समय तो हिला ही नहीं कोई। औरंगजेब के समय होता तो खसी की तरह टांग देता उल्टा। क्या बोला, कौन महारानी है तुम्हारा? अकबर द्वितीय। अच्छा, मुगलों ने दिया था। तो आगे चर्चा करो। अब विद्रोह में हम असफल क्यों हो गए, विद्रोह में हार क्यों गए, इस बात का चर्चा तो हमने कर लिया। अब प्रश्न आता है, तो सिपाही विद्रोह का एक महत्वपूर्ण बात, परिणाम क्या हुआ, आता है प्रश्न। हर लड़ाई होता है तो लड़ाई का कुछ न कुछ सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो प्रभाव कहो या परिणाम कहो, दोनों में कोई अंतर, मतलब सिपाही विद्रोह का परिणाम क्या हुआ या प्रभाव क्या हुआ, इस बात को जान लीजिए। तो आपको बता दे, भले ही 1857 के सिपाही विद्रोह में भारतीय क्रांतिकारी क्या हो गए, हार गए, लेकिन हारते हुए भी कई जगह पर भारतीयों को क्या मिली, सफलता मिली। तो पहला परिणाम यह हुआ, संवैधानिक परिवर्तन हुआ। क्या बदलाव हुआ? संवैधानिक परिवर्तन आया। अब संवैधानिक परिवर्तन में क्या आया, तो आपको बता दें 1858 में एक एक्ट पारित हुआ, बात समझ गए। और 1858 के एक्ट के द्वारा भारत का शासन, जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से भारत के शासन को क्या कर लिया गया, छीन लिया गया और क्राउन के अधीन, माने ब्रिटेन के महारानी के अधीन कर दिया गया। पहला बात, संवैधानिक परिवर्तन में क्या आया कि 1858 में एक्ट पारित हुआ, अधिनियम माने कानून बना। इस कानून में कई बातें हुई। पहला बात कि शासन किसके हाथ में चला गया, शासन कंपनी के हाथ से महारानी के पास चला गया। दूसरा बात, इस एक्ट के द्वारा क्या एक और बात हुआ, तो आपको बता दे 1784 में अंग्रेजों ने, माने ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऑर्डिनेंस पारित किया था, कानून पारित किया था, चार्टर एक्ट बनाया था। उस चार्टर एक्ट में याद होगा, बताया हूं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया था। अंग्रेजों ने 1784 में एक पिट्स इंडिया एक्ट आया था। पिट्स इंग्लैंड का पीएम थे, तो इन्होंने इंडिया के लिए कानून पारित किया था, नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। और यहां पर व्यापारिक मामलों की देखरेख करने के लिए एक पदाधिकारी का नियुक्त किया था, जिसका नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और राजनीतिक मामलों को देखरेख करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। नहीं, 81 है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया था, और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। दोबारा आप इसको मूल्यांकन कर लोगे। तो यहां जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, उसको क्या कर दिया गया, शांत कर दिया गया, और एक नया पद का सृजन किया गया, भारत सचिव। भारत के मामला की देखरेख करने का परिणाम ये अच्छा हुआ। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के हाथ से शासन को छीनकर महारानी के हाथ में कर दिया गया।
एक भारत सचिव के पद का सृजन किया गया, हम विदेश मंत्री की तरह, कि भारत में क्या होगा, गलत काम होगा कि सही काम होगा, गलती होगा तो इसको सजा मिलेगा इस पद को, और सही होगा तो इसको शाबाशी मिलेगा। भारत में शासन व्यवस्था कैसे ठीक ठाक से चले, इस मामलों की देखरेख करने के लिए भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। अब भारत सचिव था कौन, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को मिलाकर भारत सचिव का पद बनाया गया। इसके अलावा गवर्नर जनरल का पद क्या हो गया, समाप्त कर दिया गया, और क्या कहा गया, वायसराय पद का सृजन किया गया। गवर्नर जनरल के पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और वायसराय के पद का क्या किया गया, सृजन किया। गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए एक पद का सृजन किया गया था। एक पद था, गवर्नर जनरल कंपनी के द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधि था जो व्यापार की देखरेख करने का काम करता था, और गवर्नर जनरल केवल कंपनी के प्रति उत्तरदायी था। कंपनी जो कहता वही बात को ही मानता, ब्रिटेन के संसद के बात को मानने के लिए मजबूरियां नहीं था। लेकिन जैसे ही गवर्नर जनरल का पद खत्म किया गया, इसका पावर क्या हो गया, सीज हो गया, और गवर्नर जनरल की जगह पर एक नया पद आया जिसका नाम क्या था, और वायसराय का मतलब होता है महारानी का मुकुट, और वायसराय की नियुक्ति अब कौन करने लगा, महारानी। तो नियम कहता है अगर महारानी नियुक्त करेगी तो वफादार किसके प्रति होगा, तो महारानी के आदेश को मानेगा, न कि जैसे राज्यों में नियुक्ति राज्यपाल की कौन करते, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बात को मानेगा कि मुख्यमंत्री के बात को मानेगा, राष्ट्रपति नियुक्त वो किया है उसके बात को न मानेगा। तो वायसराय के पद का क्या किया गया, सेना का गठन किया गया। इसके अलावा एक नया बात आई, विक्टोरिया को महारानी घोषित किया। इलाहाबाद के दरबार लगा था, उस दरबार में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। ठीक है। सेना के पुनर्गठन के लिए पील आयोग का गठन किया था। कौन आयोग, पहले क्या था, मैंने कल कहा था कि सिपाही विद्रोह के समय तक अंग्रेजों के सेना में 5:1 नहीं, मतलब जो 5 गो था वह भारतीय था, और अंग्रेज का 1 गो था। तो एक बात आया, पील आयोग ने कहा कि 6 गो सिपाही में तो 5 गो इंडियने हो, 1 गो अंग्रेज, इतना 5 मिलकर कितनों बड़का तो स्टैंड करने तो तू के शुद्ध कर देगा। थोड़ा अनुपात घटाओ, नहीं घटाओगे तो जब भी विद्रोह होगा भारतीय तुम पर क्या पड़ेगा। तो पील आयोग के रिपोर्ट के अनुसार सेना का पुनर्गठन किया गया। क्या किया गया, सेना का पुनर्गठन किया गया, और क्या कर दिया गया, 2:1 कर दिया गया। कितना कहा कि अब 3 गो सिपाही में 2 गो क्या होगा, इंडियन, 1 गो क्या होगा, क्योंकि 1-2 आदमी से लड़ सकता है, मैनेज कर सकता है, लेकिन 1 ऊपर 5 गो भारी पड़ जाएगा। और यही से फूट डालो वह राज करो की नीति प्रारंभ हुआ। इससे पहले नीति नहीं था, इससे पहले तो केवल व्यापार करता था, शायक संधि था, राज हड़प की नीति था। सॉरी, हमको लगा है कुछ लम्हर बात लिखा गया है। हाँ, हमको लग रहा था कुछ लम्हर शब्द है। माने फूट डालो और राज करो मतलब शासन करो की नीति यहीं से क्या होता है, प्रारंभ हुआ है। और यहीं से फूट डालो राज करो की नीति के तहत 1885 में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मतलब कारण क्या था, और अंग्रेजी भड़का दिया, अरे कांग्रेस तो हिंदुओं का पार्टी है, वो तो जब हित करेगा तो हिंदू के हित की बात करेगा, और आगा खान सलीमुल्लाह खान को चढ़ा दिया, चढ़ गए।
शिमला मीटिंग बुला के लॉर्ड मिंटो ने शिमला मीटिंग बुलाया, कहा कि तो अपना हित अगर चाहते हो तो अपना अलग ग्रुप बना लो। देखा कि दोनों गुट अलग अलग रहेगा, हिंदू का गुट अलग, मुसलमान का गुट अलग रहेगा, तब बढ़िया से क्यों हम डालते रहेंगे और सलाई मारते रहेंगे और पुनः कई वर्षों तक राज क्या करते रहेंगे, करते रहेंगे। अब आता है तो सिपाही विद्रोह का महत्व बताइए। एक बात जान लीजिए, भले ही लड़ाई में हार गए, लेकिन सबसे बड़ा महत्व इस बात में है कि 1857 से पहले भी भारत में सिपाहियों ने कई बार विद्रोह किया था। सिपाहियों का पहला विद्रोह 1824 में बेल्लौर में हुआ था, 1837 में भी हुआ था, लेकिन 1857 का जो विद्रोह था राष्ट्रीय स्वरूप धारण कर लिया। कई विद्वान भले ही इसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन भारत के महान राष्ट्रवादी बीडी सावरकर ने इन्होंने कह दिया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई। और सबसे बड़ा महत्व सिपाही विद्रोह का इस बात में है हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता माने इससे पहले अंग्रेज हिंदू और मुसलमान के पर लड़ाते थे, लेकिन सिपाही विद्रोह के समय अलग बात था कि सबका वैचारिक मत भिन्नता थी, लेकिन हिंदू और मुसलमान के नाम पर भेदभाव, हिंदू और मुसलमान कंधा से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़े थे। और भारत के बहुत बड़े शायर, नाम सुना होगा मिर्जा गालिब, हाँ उस समय दिल्ली में थे, बहुत बड़े शायर मिर्जा गालिब इंडिया के ब्रिटिश काल के बहुत बड़े शायर थे। पूछा है किसी बड़े परीक्षा में कि किस साहित्य शायर ने सिपाही विद्रोह का आंखों देखा दृश्य अपने गजल में पेश किया है। मिर्जा गालिब उस समय दिल्ली में थे और दिल्ली की सारी घटनाओं को लिखने का क्या करते थे, दिल्ली की सारी घटनाओं को लिखने का क्या करते थे, काम करते थे। बस समझ गए। तो मिर्जा गालिब वहां पर मौजूद थे। और इस विद्रोह का महत्व इस बात में है कि जब क्रांतिकारी एकजुट हो गए तो यहाँ पर अंग्रेजों को उन्होंने क्या कर दिया, ईंट से ईंट बजा दिया। क्या अंग्रेज समझ गए कि अब भारतीयों में मतभेद पैदा करके हम यहाँ पर राज नहीं कर सकते। गलती की सही, अगर ऐसा नहीं होता तो संवैधानिक परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं होती। कहीं ना कहीं हम इसको कह सकता हूं कि इस विद्रोह में हम लोग सफल रहे। सफल इस बात में रहे कि कंपनी के हाथ से शासन क्या हो गया, छीना गया और महारानी के हाथ में चला गया। और इस समय इंग्लैंड के जो पीएम थे, कौन थे, पामस्टन थे, लिबरल पार्टी के उदारवादी दल के नेता थे, पामस्टन थे। कोई दिक्कत? अब लास्ट टॉपिक मेरे सामने, बाकी छोटा छोटा टॉपिक उसकी कोई जरूरत नहीं है। लास्ट यही 5 टॉपिक होता है, इसमें है बहुत मैं जान रहा हूं, लेकिन मेन पार्ट में यही बात है। अगर आप एनसीईआरटी लोगे तो सिपाही विद्रोह के कारण जो रियल है यही से प्रश्न आता है। बाकी क्षेत्रीय की राइटर के द्वारा लिखा गया किताब है, मध्य प्रदेश के सागर जिला में इनका घर है, तो वो अपना मध्य प्रदेश की चर्चा बेसी कर दिए ताकि मध्य प्रदेश के आगे बढ़े। छोटे छोटे घटना है, बीबीगढ़ हत्याकांड, सती चौरा कांड नहीं, हाँ झोकन बाग हत्याकांड, तो 2-2 मिनट की घटनाएं हैं, लेकिन मेन कहानी ये था। आपका प्रश्न है तो सिपाही विद्रोह के स्वरूप, लास्ट टॉपिक मेरे सामने आता है। क्या टॉपिक है? विद्रोह के स्वरूप। कई बार प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न को कई बार चेंज कर देता है कि सिपाही विद्रोह के स्वरूप पर प्रकाश डालें। लेखकों, कलाकारों और साहित्यकारों ने सिपाही विद्रोह को किस रूप में देखा, स्वरूप लिखना है आपको। मतलब सिपाही विद्रोह के बारे में लोगों का विचार क्या था, यह प्रश्न आपको कहता है। तो आपको बता दें, एक विद्वान है सीले, सीले एक विद्वान है, स्वरूप पर इन्होंने लिखा है कि जो सिपाही विद्रोह था एक सैनिक विद्रोह था। सैनिक विद्रोह से बड़ा कुछ नहीं था। अगर सैनिक को रूप धारण नहीं करता तो भारत के राजा महाराजा में आगे भी नहीं करता। तो सीले ने इसको क्या कहा, सैनिक विद्रोह कहा। और कहा कि वही आगे लिखते हैं
कि देशभक्ति से रहित स्वार्थी लोगों का विद्रोह था। ठीक है, इसीलिए ठीक है कि स्वार्थी लोगों का विद्रोह था। अगर स्वार्थी लोग नहीं होता तो कैनिंग की उदारता के जाल में नहीं फंसता। कहा कि स्वार्थी लोग था, अगर स्वार्थ पूरा हो गया तो विद्रोह से क्या हो गया, वो हट गया। जॉन लॉरेंस अंग्रेज थे। इन्होंने 1857 के क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा और इसका मूल कारण बताया चर्बी वाला कारतूस। और जॉन लॉरेंस ने नहीं, इन्होंने तो स्वार्थी लोगों को कह दिया, हाँ, लेकिन इन्होंने कहा कि स्वार्थी लोगों का था। लेकिन जॉन लॉरेंस ने कहा कि 1857 का जो क्रांति था इसका मूल कारण था चर्बी वाला कारतूस। नहीं, यदि चर्बी वाला कारतूस की घटना नहीं होती, एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी की कहानी नहीं आती, तो शायद विद्रोह क्या होता, नहीं आता। उसके बाद एक और अंग्रेज विद्वान है, नाम है सर जेम्स आउटरम। कौन है? सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर। सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर एक अंग्रेज राइटर है, एक अंग्रेज विद्वान है। इन्होंने कहा कि सैनिक विद्रोह नहीं था, हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। पूछता है एक नंबर में, किसके अनुसार? 1857 की क्रांति हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर। आपको पूछेगा स्वरूप को लिखे तो सारे विद्वानों के स्टेटमेंट को आपको लिखना पड़ेगा, यही सटीक उत्तर होगा। बाकी अगल बगल मेरी कंपनी जो गाइड निकालता है उसके दिमाग में फंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाइड वाले जो लिखते हैं ना, एक बार लिखा गया परंपरा वही रहता है। उस पर फोन नंबर होता है, आप फोन अगर दिया भी तो उठाए नहीं करेगा। अब बहुत बड़े विद्वान वो बात को लिखते उठते तो चार को कोनो लड़का है उसी को दिया 100-200 रुपया नाश्ता पानी करा दिया, लिख के देते, छाप दिया, बात पूछ गया। नहीं तो अगर विद्वान लिखते तो हर सेट में गलती रहता है, तो एक साल में गलती हो जाएगा, अगला साल सुधार कहने देता है, वो सुधारता है कभी? जो गलती है वो गलती ही रह जाता है। और मार्केट में जिस कंपनी का गाइड आता है प्रत्येक स्टेट में कम से कम 3 से 4 प्रश्न का उत्तर गलत है। बात समझ गए? तो सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर। और हमारा गलती इसलिए नहीं होता है कि हम तो आपको कॉपी किताब दोनों पढ़ाए हैं, जैसे कि इसमें गलती होगा तुरंत खरा सर जी कि कॉपी में ही लिखवा है, यहाँ ये हो गया, उसी समय सुधार हो जाता है। एक और विद्वान लिखते हैं टी.आर. होम्स। इसने कहा कि बर्बरता और सभ्यता के बीच संघर्ष था। 1857 की जो क्रांति थी क्या थी? तो बर्बरता और सभ्यता के बीच क्या था? संघर्ष था। बर्बर माने क्या? उदंड, उबारू, जिसको न चलने का, न बोलने का, न खाने का, न उठने का, न बैठने का तमीज था, उसको बर्बर कहा जाता है। मन हुआ तो तलवार 2 लाठी उठाया, 2 लाठी मार दिया। बर्बर कहा हम इंडियन को कहा। अंग्रेज लोगों ने हम सब भारतीयों को क्या कहा? बर्बर, असभ्य, उदंड, और अपने आप को कहा कि सभ्यता, हम लोग बढ़िया लोग हैं, टाइट पे बांध लिए तो नीमन लोग हो गए। जालियांवाला बाग हत्याकांड करवा देते हो, आज जाकर उसको योग्य सेनापति का उपाधि दे देते हो, जनरल डायर को। कहता हम अपने आप को सभ्य कहता है? 9x11 के रूम में 128 लोग घुसेगा? 146 घुसेगा? कभी नहीं घुसेगा। हॉल में लगा अंग्रेज राइटर कहता ना घुसा दिया उसमें, छोटा के ना उसमें घुस जाएगा। हमारा 9x11 रूम में 40 लेकर ऑटो में नहीं करता, और जबरदस्ती 125 लोग को घुसवा देता है। भारतीय सिराजुद्दौला का बदनाम करता है वो। तो जिकरा हाथ में सत्ता है वो ऐसा किया। टी.आर. होम्स ने सभ्यता और बर्बरता के बीच क्या कहा? संघर्ष कहा। अगला विद्वान है L.E.R. रीज। L.E.R. रीज एक अंग्रेज हैं। इन्होंने कहा कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष था। L.E.R. रीज ने क्या कहा? धर्मांधों का। तो हम भारतीय क्या धर्मांध है? आंख बंद के धर्म को मानने वाले हैं। उसके अनुसार माने गाय है
तो हिंदू को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। ईसाई हम लोग है कि कुछ खाल भगवान के शराब चढ़ा देता है। ऐसा नापा के धर्म तो देखबे नहीं किए, भगवानों को इसका शराब चढ़ा देता है। जबकि नशा से इंसान का चारित्रिक और नैतिकता पतन हो जाता है, लेकिन उसे यूं मांगता था नहीं ईसाई श्रेष्ठ है। हम पर क्या आरोप लगाया? हाँ चढ़ता है, ईसा मसीह पर ये सब शराब चढ़ाता है, या जो पूजा करने जाता है कहते हैं पंचामृत पी लो, ये प्रसाद है उनका, शराब का प्रसाद होता है। हम लोग दूध का पंचामृत बनाते हैं, शहद रख के बनाते हैं, और शराब को पंचामृत बना देता है और अपने आप को श्रेष्ठ कहा। एलिया रीज ने कहा, सुनेगा तो बहुत गली आएगा नहीं। एलिया रीज ने क्या लिखा? धर्मांधों का, मैंने भारत के हिंदू और मुसलमान क्या था? धर्मांध था। ईसाई धर्मांध नहीं था, क्योंकि तो सबको ईसाई बनाना चाहता था, क्या था? संघर्ष था। लेकिन हमारे भारत के बहुत बड़े विद्वान बीडी, हाँ सावरकर, क्रांतिकारी थे, ये अमेरिका में रहते थे। इन्होंने कहा कि सैनिक विद्रोह नहीं था, सिपाही विद्रोह नहीं था, ईसाइयों धर्मांधों का संघर्ष नहीं था, बल्कि तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की क्या थी? प्रथम लड़ाई थी। और इस बात को स्वीकार किया इंग्लैंड के एक पीएम ने भी, नाम था डिज़रायली। इंग्लैंड में बाद पीएम बने थे ये, इन्होंने कहा कि नहीं ये राष्ट्रीय विद्रोह था। ये डिज़रायली ने क्या कहा? राष्ट्रीय विद्रोह कहा। और बीडी सावरकर ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम लड़ाई का बात समझ गए। और एक बहुत बड़े समाजवादी नेता, नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, कार्ल मार्क्स। पूछा गया प्रश्न है एक बार, 10वां में नहीं, यहाँ एक नंबरी पूछा गया है कि किसने 1857 के विद्रोह को क्रांति कहा? तो कार्ल मार्क्स ने कहा क्रांति कहा, क्योंकि सब लोगों में हिस्सा ले लिया था। तो ये आपका सिपाही विद्रोह, उसके कारण, परिणाम व स्वरूप, तत्कालिक कारण, 5 प्रश्नों पर हम लोगों ने क्या कर लिया? चर्चा कर ली। इसका छोटा छोटा प्रश्न है, इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे, लिखाते समय करते चले। क्या है बीबी घर हत्याकांड, क्या है सती चौरा कांड? लेकिन एक बात जान ले आप कि सिपाही विद्रोह में शहीद होने वाला अगर पगला कोई व्यक्ति मंगल पांडे था, तो सिपाही विद्रोह में शहीद होने वाला अंतिम व्यक्ति तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंगा। और सबसे कम उम्र का अगर कोई व्यक्ति था, नहीं, रानी लक्ष्मीबाई, नहीं, बहुत कम उम्र की थी, अंग्रेजों का छक्का छुड़ा दिया। सिपाही विद्रोह के समय देखा कि बहादुर शाह जफर हम तो पकड़ा जाएंगे तो बड़ी मार मारेगा ये अंग्रेज वास। हाँ, तो ये जाके अपने दादा के मकबरा में छुप गया, मैंने हुमायूं के मकबरा में जाके क्या नुका गया। ये अंग्रेज था, खोजते खोजते पहुंच गया, कह रहे ओकरे बांध देना, काम सब ठीक हो जाएगा। पकड़ के उसको रंगून भेज दिया। रंगून मतलब म्यांमार, पहले म्यांमार को बर्मा कहा जाता था और बर्मा की राजधानी रंगून या यंगून थी। अब बर्मा को म्यांमार कहा जाता है, राजधानी नैपिताव है, वहां भेज दिया गया। और 1862 में बर्मा में ही बहादुर शाह जफर की क्या होती है? तो प्रश्न आता है कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु भारत से बाहर हुई? बहादुर शाह जफर का म्यांमार में, उनका मकबरा भी। हम इतने बदनसीब हैं कि मरते समय हमें 2 गज